Hello everyone, welcome to Open Sky Public School, Kanti, Muzaffarpur. Here I am Shimanshu Kumar, pursuing my BTech in Computer Science and Engineering and now a Faculty of Physics in Pathshala IIT JEE Muzaffarpur. Hello everyone and welcome to this video. So today we are going to discuss the second lecture of force and pressure. Okay, so in previous lecture we have read about the introduction of force and the properties of forces. Okay, we had discussed about the definition of force, how can we define a force, a push or a pull is known as a force. Okay, and we had seen 6 different properties of forces. और जिन्होंने नहीं देखा है वो फॉल बैक करे और लेक्चर नंबर 1 में इन चीजों को पढ़ ले. ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट चलते हैं. तो आज हम लोग को पढ़ना है इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस. ठीक है, तो पहला इफेक्ट क्या है? इट मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी. Means whenever we apply force on a moving body, it may change its direction. है ना, कि अगर हम किसी मूविंग बॉडी में फोर्स लगाएं तो हो सकता है उस फोर्स का प्रभाव उसके डायरेक्शन चेंज पे पड़े. बात समझ में आ रहा है? जैसे अपन देखे थे ना कि फुटबॉल में क्या होता, एक प्लेयर यहाँ एक प्लेयर कहीं और. ठीक है, तो एक प्लेयर अगर बॉल पास करा तो वो एक मूविंग बॉडी होता है, वो बॉल एक मोशन में होता और उसी मोशन में वो दूसरे प्लेयर के पास जाता और वो प्लेयर क्या करता, उसका डायरेक्शन चेंज करके तीसरे प्लेयर को फॉरवर्ड करता वो बॉल. है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, जब उसको पुश कर रहे हैं बॉल को तो वो पुश जो है वो उसका डायरेक्शन चेंज कर दे रहा. तो ये क्या है? पुश और पुल तो फोर्स होता है और इस पुश और पुल के कारण क्या हुआ, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया. तो वी कैन से दैट व्हेनेवर वी अप्लाई फोर्स ऑन अ मूविंग बॉडी इट मे चेंज इट्स डायरेक्शन. मतलब अगर हम लोग किसी मूविंग बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो वो उस मूविंग बॉडी का डायरेक्शन चेंज कर देगा. बात समझ में आ रहा? पक्का भाई? ओके. नेक्स्ट क्या बोला? इट मे चेंज द डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मतलब कि हो सकता है जो फोर्स अपन लगाएंगे तो उस फोर्स के कारण बॉडी का डायमेंशन भी चेंज हो जाएगा. डायमेंशन इन द सेंस लेंथ, ब्रेथ, वॉल्यूम एक्सेट्रा. तो अगर किसी बॉडी पे अपन फोर्स लगाएंगे तो वो हो सकता है उसके लेंथ में कोई चेंज कर दे, उसके ब्रेथ में कोई चेंज कर दे, उसके वॉल्यूम में कोई चेंज कर दे. बात समझ में आ रहा? तो किसी फोर्स का प्रभाव इस प्रकार भी पड़ सकता है कि उस बॉडी का लेंथ, ब्रेथ और वॉल्यूम वगैरह सब कुछ चेंज हो जाए. फिर थर्ड क्या बोला? इट मे चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. यानी whenever we apply force on a body it also result in the change of the shape. ठीक है, यानी कि अगर कोई बॉडी रखा हुआ है, we all know about the punching ball, right? जिसको अपन स्माइली बॉल भी बोलते हैं. वो स्माइली बॉल पहले क्या होता, स्फेरिकल शेप में होता. जब अपन उसको पकड़ते हैं और मुट्ठी में उसको बंद कर दिए तो क्या होता, उसका शेप चेंज हो जाता, वो सिकुड़ जाता. है ना, तो जो अपन ये फोर्स लगा रहे हैं अपने हाथों से, अपने उंगली से जो उसपे फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स का रिजल्ट क्या हो रहा? ये फोर्स का रिजल्ट उस बॉल के शेप को चेंज कर दे रहा. तो ये भी क्या है? फोर्स का प्रभाव है, बल का प्रभाव है. ठीक है, राइट. सो मूविंग फॉरवर्ड, इट मे स्टॉप अ मूविंग बॉडी और गिव्स मोशन टू अ बॉडी इन रेस्ट. मतलब ये भी हो सकता है कि अगर कोई बॉडी पहले से मोशन में हो, राइट, अगर कोई बॉडी पहले से मोशन में हो और उस पर अपन फोर्स लगाएं तो क्या करेगा, वो उस मूविंग बॉडी को स्टॉप कर देगा. जैसे रावण मूवी सबको देखा है, शाहरुख खान का रावण मूवी. उसमें क्या करता, ये एकदम फुल स्पीड में आते रहता ट्रेन और क्या करता, वो आगे जाके जूम रोक देता. तो वो जो फोर्स लगाया उस ट्रेन पे, उस फोर्स के कारण क्या हुआ, वो जो ट्रेन का स्पीड था वो एकदम जीरो हो गया. वो ट्रेन क्या हो गया, रुक गया. राइट. जैसे अपन फुटबॉल देखते हैं तो उसमें क्या होता कि कोई एक प्लेयर किक किया और जो गोलकीपर होता वो क्या करता, उस मूविंग बॉल को अपने हाथ से रोक देता. तो वो क्या लगा रहा, उस बॉल पे वो फोर्स लगा रहा, जिस फोर्स के कारण क्या हो जा रहा, वो जो बॉल जो पहले मोशन में था वो किस में आ गया, रेस्ट में आ गया. सो वी कैन से दैट when a force is applied on a moving body it may stops it. ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी पहले से रेस्ट में है तो हम फोर्स से उसको मोशन में भी ला सकते हैं. है ना, होता है ना, पक्का. जैसे एक फुटबॉल रखा ग्राउंड में, अपन गए और बूम से एक लात मारे तो क्या हुआ, ये जो अपन लात मारी क्या था, पुश था उस बॉल पे और इस पुश का प्रभाव क्या हुआ, वो पहले रेस्ट में था और अब किस में हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा. पक्का. जैसे तुम खड़े हो, ठीक है, तुम खड़े हो, पीछे तुम्हारा भाई आया धक्का दे दिया तुमको, तो पहले तुम रेस्ट में थे, जैसे धक्का पड़ेगा तुम 3-4 कदम आगे गिर जाओगे, तो वो क्या हुआ, तुमको मोशन में ला दिया. ठीक है, तो फोर्स का प्रभाव ये भी हो सकता है कि अगर तुम रेस्ट में हो तो तुमको मोशन में कर दे. ठीक है, बात समझ में आ रहा? राइट ओवर देयर. सो वी कैन मूव फॉरवर्ड. तो लास्ट क्या है, इट कैन एक्सेलरेट द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी. मतलब वो किसी मूविंग बॉडी को एक्सेलरेट भी कर सकता है ना. मतलब अगर कोई बॉडी पहले से धीरे 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 चल रहा हो और अपन उस पर जाके फोर्स लगाएं तो हो सकता है उसका स्पीड पहले से
बढ़ जाए, है ना। जैसे मान लो कि कोई कार है, वो एकदम धीरे धीरे रोड पे चल रहा है मस्ती में, और पीछे से एक ट्रक आया फुल स्पीड में और बुम से धक्का मारा, तो क्या होगा, जो पहले धीरे धीरे कार जा रहा था वो फुल स्पीड में आगे भागने लगेगा, है ना। तो वो जो पीछे से धक्का लगा वो क्या था, फोर्स था, किस पे, उस कार पे, और उस फोर्स का रिजल्ट क्या हुआ कि उस कार का स्पीड बढ़ गया, है ना। जैसे से पहले वाले में जस्ट हम लोग डिस्कस किए कि तुम कहीं खड़े हो, तुम्हारा भाई आया और तुमको धक्का दे दिया, तो क्या हुआ, तुम्हारा स्पीड पहले 0 था और धक्का देने के बाद तुम्हारा स्पीड बढ़ गया, ठीक है। तो फोर्स का इफेक्ट क्या हो सकता है कि वो किसी मूविंग बॉडी के स्पीड को भी बढ़ा दे या फिर घटा दे। समझ में आ गया, पक्का इफेक्ट सारे समझ में आ गए, फोर्स के कारण क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं ये भी समझ में आ गया। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्या बोला अपना, सम मोर ऑन फोर्स। अच्छा भाई, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको क्या देखना है, फोर्स पे और अधिक हम लोग जानेंगे। अभी तक तो फोर्स का डेफिनेशन देखे, फोर्स का प्रॉपर्टीज देखे, अब कुछ और ज्यादा जान लेते हैं फोर्स के बारे में, है ना। चलो, तो पहला क्या बोला, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है? ये कहां से आ गया, सबके मन में आ रहा होगा भाई वेक्टर क्वांटिटी कहां से आ गया, ठीक है। तो इसको समझने के लिए अपन नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, वहां देखते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी आया कहां से, राइट। ओके, ठीक है। तो देखते हैं क्या कि अपन को देखना था वेक्टर क्वांटिटी, तो उसके सबसे पहले हम देखते हैं एक चीज जो होता है फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता, तो इसको अपन ऐसे डिफाइन करते हैं दैट, एकदम सिंपल डेफिनेशन है, द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। वैसे क्वांटिटीज जिसको अपन मेजर कर सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल में आ गया अपना मास, मेजर कर सकते हैं ना भाई, वेट में, वेट जो होता है केजी हो गया, ग्राम हो गया, तो मेजर कर सकते हैं हम। अगर तुम्हारे हाथ में कोई एक पन्नी में चावल दे दिया और बोला भाई कितना है बताओ, तो तुम क्या करोगे, तुरंत उसको तराजू पे चढ़ाओगे और बता दो कि भैया ये 3 किलो है या 2 किलो है। तो तुम क्या किए, उस क्वांटिटी को मेजर कर लिए, है ना। उस पन्नी में जो मास था उस मास को तुम मेजर कर लिए, तो वो क्या हो गया, एक फिजिकल क्वांटिटी। तो मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी। वैसे ही लेंथ को भी अपन मेजर कर सकते हैं, कितना लंबा है कितना छोटा है, राइट। फिर अपन टेम्परेचर को भी मेजर कर सकते हैं, कितना डिग्री टेम्परेचर है। वैसे ही हम लोग फोर्स को भी मेजर कर सकते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो फोर्स को भी हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए फोर्स भी कैसा होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी होता है। क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आ गया, पक्का। चलो भाई, अब देखो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, ये फिजिकल क्वांटिटीज 2 तरह के होते हैं, राइट। एक होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। कितना तरह का हुआ, 2 तरह, स्केलर और वेक्टर, ठीक है। अब देखो स्केलर क्या होता, तो वैसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। क्या हो, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। समझ में आ रहा। और वेक्टर क्वांटिटी कैसा हो, जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों हो, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी को अपन कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसको डिफाइन करेंगे द क्वांटिटी दैट हैज वन एंड ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज व्हाट, स्केलर क्वांटिटी। सेकंड आता है वेक्टर, तो वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे, द क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उसको अपन क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ गया। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता, पक्का। चलो अब चलते हैं पिछले वाले स्लाइड पे। तो देख लिया हम लोगों ने कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता, तो वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, ठीक है। तो वैसे क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। और जो ये फोर्स है, ये फोर्स कैसा क्वांटिटी होता, वेक्टर क्वांटिटी होता, ठीक है। अच्छा भाई, थर्ड लाइन क्या बोल रहा, वैल्यू ऑफ फोर्स चेंजेस इफ एनी ऑफ दीज 2 चेंजेस अकर्स, ठीक है। मतलब कि जो फोर्स का वैल्यू है वो बदल जाएगा अगर इस मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन, इस दोनों में से कोई भी एक चीज अगर बदल गया तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, बदल जाएगा। समझ में आ रहा, पक्का भाई। अब देखो नीचे क्या लिखा हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होता, द मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड अमाउंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है। तो कितना अमाउंट में फोर्स लग रहा है, उसी स्ट्रेंथ को जब हम मेजर करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि हम पहले एक आदमी से धक्का दे रहे थे, तो उसका कुछ अमाउंट धक्का लग रहा होगा जिसको अपन फोर्स बोलेंगे, ठीक है। फिर दूसरा आदमी आएगा, उसका भाई आया, दोनों मिलकर धक्का लगाने लगा, तो अब क्या हुआ, पहले से अमाउंट बढ़ गया। तो वो जो अमाउंट का मेजरमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स।
और क्या है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होता, जब टू और मोर फोर्सेस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट कैन बी अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। है ना, हम लोग तो पहले भी एग्जांपल देख चुके थे ना कि एक ही बॉक्स पे एक तरफ से दो बंदे धक्का लगा रहे थे एक ही डायरेक्शन में, और दूसरे बार में क्या हो रहा था, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से धक्के लगा रहे थे। ठीक है, तो जो फोर्स है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का ही रोल होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे मान लो ये एक बक्सा है, ठीक है, एक बॉक्स है, इस बॉक्स पे इधर से हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, जैसे अपन फोर्स लगा रहे हैं, तो अगर इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो हम इसका मैग्नीट्यूड तो कैलकुलेट कर लेंगे कि हाँ भाई ये इतना फोर्स लगा रहा। अब बात रहा डायरेक्शन का, तो इस बॉक्स पे जो फोर्स लग रहा वो किस डायरेक्शन में लग रहा, ये लग रहा ईस्ट डायरेक्शन में, तो हम लोग बोलेंगे कि दिस अमाउंट ऑफ फोर्स इन ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो फोर्स पे क्या क्या इंक्लूड होता, अमाउंट और डायरेक्शन दोनों इंक्लूड होता। अच्छा मान लो कि सेम अमाउंट का फोर्स हम अब इधर से लगाने लगे, तो क्या फोर्स का वैल्यू सेम रहा, अरे नहीं, चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि अमाउंट तो सेम लग रहा लेकिन पहले ये ईस्ट में था, अब किस में लग रहा, वेस्ट डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो फोर्स का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा, तो फोर्स में हमको अमाउंट और मैग्नीट्यूड, सॉरी, तो फोर्स में हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों नजर रखना होगा। जब भी अपन क्वेश्चन बनाएंगे फोर्स का, तो उसमें हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कंसीडर करेंगे। ध्यान में रहे, ये बात है, हमेशा हम लोग भूल जाते हैं क्वेश्चन बनाने समय, लेकिन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को नजर रखना है क्वेश्चन बनाते समय। समझ में आ गया, आगे बढ़े, राइट। अब क्या है यूनिट्स ऑफ फोर्स, फोर्सेस के यूनिट्स क्या क्या है, तो सबसे पहला इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, जिसको अपन शॉर्ट में एसआई यूनिट भी बोलते हैं, बहुत बार अपन नाम भी सुने होंगे। तो फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। क्या होता, न्यूटन। अब जो हम बार बार बात कर रहे थे वो अमाउंट का, तो वो अमाउंट किस में मेजर होगा, न्यूटन में मेजर होगा। किस में मेजर होगा, न्यूटन में। जैसे हम लोग मास को केजी में मेजर करते हैं ना कि 3 किलो 4 किलो 6 किलो, तो वो क्या है, एक यूनिट है मेजरमेंट का। वैसे ही फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन। जब भी हम फोर्स का बात करेंगे तो हम बोलेंगे 2 न्यूटन, 1 न्यूटन। तो ये सब क्या है, न्यूटन क्या है, एक मेजरमेंट है जो हमको अमाउंट ऑफ फोर्स बतलाता है। समझ में आ गया। जैसे लेंथ में अपन कैसे करते थे, 2 मीटर 3 मीटर 10 मीटर 100 मीटर, है ना। टेम्परेचर में क्या करते थे, सेल्सियस केल्विन, राइट, पक्का। वैसे ही हम लोग फोर्स में को किस में मेजर करेंगे, न्यूटन्स में मेजर करेंगे। हम लोग बोलेंगे 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा। समझ में आ गया, पक्का। अच्छा, तो ये कौन सा यूनिट था, ये ऐसा यूनिट था। ठीक है, ऐसा यूनिट में जो हम लोग का फंडामेंटल्स होता है वो केजी, वो किलोग्राम, मास और सेकेंड पे बात होता है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये भी तुम लोग को नहीं पढ़ना है, बस जान लो कि जो ऐसा यूनिट का बात होता है तो उसमें सारे जो मास होंगे वो केजी में मेजर होंगे, जो लेंथ होगा वो मीटर में मेजर होगा, और जो टाइम होगा वो सेकंड में मेजर होगा। लेकिन सीजीएस में क्या होता, ये सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में नापा जाता है। यानी कि अगर हम सीजीएस का बात करेंगे तो हमको केजी को किस में लाना पड़ेगा, ग्राम्स में लाना पड़ेगा। ठीक है, मीटर को किस में लाना पड़ेगा, सेंटीमीटर में लाना पड़ेगा, राइट। और सेकंड में रह जाएगा। जब इस यूनिट से हम किस चीज को मेजर करेंगे, फोर्स को मेजर करेंगे, तो उस समय फोर्स का यूनिट क्या कहलाएगा, डाइन, राइट। अच्छा, अब देखो क्या है, 1 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 डाइन, यानी कि 1 न्यूटन 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर इसका डेरिवेशन तुम लोग को देखना होगा कि भैया ये कैसे हुआ, 1 न्यूटन 10 के पावर 5 कैसे आ गया, तो उसके लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आई वांट टू नो। अगर ज्यादा रिक्वेस्ट्स आएंगे इसका डेरिवेशन का, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसका डेरिवेशन भी करेंगे। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो फोर्सेस के 2 टाइप्स होते हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्सेस और दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, राइट ओवर दैट। ओके, तो लेट डिस्कस कॉन्टैक्ट फोर्सेस. So it is defined as the force that comes into action after the interaction between objects is called contact forces. अच्छा भाई, एक चीज क्या है कि पहले दिन हम लोग क्या देखे थे प्रॉपर्टीज में कि फोर्स तभी टेक्स प्लेस लेगा, यानी फोर्स तभी किसी ऑब्जेक्ट पे लगेगा जब किसी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में क्या हो, इंटरेक्शन हो, जुड़ाव हो, राइट। तो अगर कोई 2 बॉडी आपस में इंटरेक्शन में है और तब अगर उस पे फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स कैसा फोर्स होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। और ये कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा कहां पे, तो कॉन्टैक्ट फोर्स वर्क्स ऑन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जिस जगह पे कॉन्टैक्ट होगा दोनों बॉडीज का, उसी पॉइंट पे क्या लगेगा,
कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे मान लो कि ये एक यहाँ बैट रखा हुआ, क्या रखा हुआ, बैट, और इस बैट पे एक यहाँ बॉल रखा हुआ। अगर अब इस पे हम फोर्स लगाएंगे तो फोर्स कहाँ लगेगा, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे लगेगा। कहाँ लगेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। समझ में आ गया। अच्छा, दूसरा क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। फोर्सेस ड्यू टू विदाउट इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ले, ये तो लोचा हो गया। हम लोगों ने पहले ही देखा था कि फोर्स तभी लगेगा जब दोनों बॉडी किस में हो, इंटरेक्शन में हो। लेकिन अब क्या बोल रहा कि वैसा फोर्स जो बिना इंटरेक्शन के ही लगने लगे, तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। समझ में आ गया। तो इस दोनों टाइप को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ब्रीफली, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं और एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या क्या होता है, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक्स एंड गुड लक।